मित्रों, मैं आप सभी को आलिफ लैला अरबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज की कहानी है यंत्र के घोड़े की कहानी का दूसरा भाग। इससे पहले का भाग मैं आपको सबको सुना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शहजादा फिरोज शाह ने अपने वृतांत वर्णन किया। कल हमारे यहाँ नौरोज़ का त्यौहार था। सभी शिल्पियों ने मेरे पिता को भेंटें थीं। उनमें हिंदुस्तान से आया एक कारीगर भी था। उसने एक यंत्र से उड़ने वाला घोड़ा बादशाह को दिखाया। बादशाह को वह बहुत पसंद आया और उसने हिंदुस्तानी कारीगर से घोड़े का दाम पूछा। कारीगर ने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि मेरे पिता को घोड़ा इतना पसंद आ गया है कि उसके बदले में कारीगर को बेटी देने को राज़ी हो जाएंगे। सारे दरबारी कारीगर की बातों पर क्रुद्ध थे, किंतु बादशाह को चुप रहे। मैंने अपने पिता से कहा कि अभी तक तो कारीगर ने स्वयं ही इस घोड़े को चलाया है। जब तक यह न मालूम हो कि कोई दूसरा भी इसे चला सकता है, तब तक यह घोड़ा किस काम का। बादशाह ने कहा, तुम ही इस पर बैठकर इसकी परीक्षा लो। मैं जल्दी से उस पर बैठ गया। एक बार जैसे हिंदुस्तानी कारीगर को एक खूंटी उमेड़ कर घोड़ा उड़ाते देखा था, उसी प्रकार वह खूंटी उमेड़ दी। घोड़ा एकदम से ज़मीन से उठ गया और मैं कारीगर से दूसरे कल पुर्जों के बारे में पूछ ही नहीं सका। घोड़ा इतना ऊंचा उड़ने लगा कि भूमि की कोई वस्तु मुझे ठीक से दिखाई नहीं देती थी। मैंने उतरने के लिए चलने वाली खूंटी को उल्टा, दाएं बाएं और अन्य कई भांति मोड़ा, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। घोड़ा तो तेज़ी से आगे की ओर उड़ता ही रहा। अंत में बहुत खोजने पर मुझे एक दूसरी छोटी सी खूंटी मिली। उसे मरोड़ा तो घोड़ा नीचे उतरने लगा। अंत में आधी रात को वह आपके महल की छत पर उतर गया। वह अब भी वहीं खड़ा है। घोड़े से उतरकर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक जीना नीचे उतरने के लिए दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे नीचे आया। दलान में मैंने कई पहरे की दासियां और जनानों को गहरी नींद में सोता पाया। फिर देखा कि आपके कमरे की ओर से झीने रेशमी पर्दे से छन छन कर स्वच्छ प्रकाश आ रहा है। मैं दबे पांव आपके कमरे में आ गया। मुझे भय था कि कोई पहरे वाली औरत जाग गई और मैं पकड़ा गया तो मुझे मार ही डाला जाएगा। लेकिन पीछे लौटता तो भी कहाँ जाता। आपको सोते देखा तो देखता ही रह गया। इतने में आपकी आँख खुल गई। आपने मुझ पर रोष करने की बजाय मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझ पर बड़ी कृपा की। मेरा रोम रोम आपका भारी है। मैं चाहता हूँ कि आप पर सब कुछ निछावर कर दूँ, किंतु मेरे पास इस समय है ही क्या। एक हृदय था, वो भी आपको पहली ही बार देखने पर हाथ से जाता रहा। शहजादी फिरोज शाह की इस प्रेम पगी शिष्ट वार्ता को सुनकर खिल उठी। उसने कहा, आप तो उड़ने वाले घोड़े पर अक्सर सैर करते होंगे। आज संयोग से मेरी ओर भूल पड़े। आपसे अपनापन बढ़ाना बेकार है। आपको स्वभावत ही अपनी जन्मभूमि फारस से लगाव होगा और वहीं चले जाएंगे। हमारे देश को और हमें काहे को याद करेंगे। फिरोज शाह ने कहा, अपनी जन्मभूमि से किसे लगाव नहीं होता, लेकिन इस समय तो मैं आपकी कैद में हूँ। जब आप मुझे छुटकारा देंगी तभी जा सकूँगा। रही भूलने की बात, सो आपको एक बार देखकर कोई कभी नहीं भूल सकता। मैं तो अपने को भूल जाऊँ, आपको नहीं भूल सकता। इतने में एक दासी ने आकर कहा कि भोजन तैयार है। शहजादी के भोजन का समय अभी नहीं हुआ था। फिर भी उसने यह सोचकर कि रात को शहजादे ने यूं ही थोड़ा बहुत खाया होगा, इसलिए उसका हाथ पकड़कर भोजन कक्ष में ले गई और स्वयं भी उसके साथ खाने लगी, क्योंकि फिरोज शाह अकेले फिर जी भरकर भोजन न करता। दासियों ने भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन परोसे थे। खाने के समय कई नव यौवन रूपसियाँ दासियाँ वाद्य यंत्र लेकर मधुर स्वर में गायन वादन करने लगी। शहजादी अपने हाथ से उठाकर स्वादिष्ट व्यंजन फिरोज शाह के आगे रख रही थी। दोनों ने अपने हाव भाव से पूरी तरह प्रकट कर दिया कि वे एक दूसरे की प्रेमांगनी में जल रहे हैं। भोजन समाप्त होने पर शहजादी फिरोज शाह को एक बैठने वाले कक्ष में ले गई। इस कक्ष की सुंदरता और सजावट का वर्णन नहीं हो सकता। उसकी दीवारों पर मोहक रंगों से कुशल चतेरों द्वारा बनाए हुए मनमोहक चित्र अंकित थे। वहाँ का सारा सामान सुनहरा और रुपहला था और सुंदर पिचकारी से सुसज्जित था। शहजादी ने वहाँ से उठ कर एक स्थान में आसन ग्रहण किया और शहजादे को भी ले आई। यहाँ सामने एक अति
सुंदर पुष्प वाटिका थी जिसमें रंगारंग फूल खिले थे और सुगंध की लपटें आ रही थी। फिरोज शाह बोला, मैं अपने फारस के राजमहल को ही बड़ा सुंदर समझता था, आपके महल के आगे वह कुछ नहीं है। शहजादी ने कहा, आप मेरे पिता बंगाल के बादशाह का महल देखेंगे तो यह महल तुच्छ लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता से भेंट करें, वे आपसे बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे। फिरोज शाह को बादशाह का महल देखने में अभिलाषा हुई। शहजादी ने सोचा कि बादशाह जब ऐसे रूपवान और सजीले राजकुमार को देखेगा तो मेरा विवाह उसके साथ कर देगा। अपनी उत्कंठा के बावजूद फिरोज शाह कई दिनों तक बंगाल के बादशाह के पास न गया, क्योंकि उसका मन एक क्षण के लिए भी शहजादी का साथ छोड़ने का न होता था। शहजादी ने एक रोज़ फिर उस पर जोर दिया कि बादशाह से मुलाकात करो। फिरोज शाह ने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे मिलना चाहिए। दिक्कत सिर्फ यह है कि मेरे पास यहाँ ऐसा साज सामान नहीं जो कि बादशाह से भेंट करने वालों के पास होना चाहिए। मैं अगर इसी हालत में उनसे मिलूँगा तो वे मेरे वंश के बारे में जानकर खुश होंगे, किंतु मेरी साधारण वेशभूषा और रहन सहन से उनके मन में मेरे प्रति प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और मैं यह नहीं चाहता। शहजादी ने कहा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ आपके देश के बहुत से व्यापारी रहते हैं। आप एक अलग मकान लें और अपने देश के प्रचलित साज सज्जा का सामान उन व्यापारियों से लेकर अपना मकान सजाएं। फिरोज शाह ने कहा, यह सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया। अब मैं आपसे अपने मन की एक और उलझन कहता हूँ। मुझे कितने दिन हो गए अपने पिता का कोई समाचार नहीं मिला है। मेरे अचानक गायब हो जाने से वे कितने दुखी होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बड़ी चिंता लगी रहती है कि कहीं मर ही न गए हों। अगर आप कुछ ख्याल न करें तो मैं एक बार अपने पिता से मिल आऊँ और उनसे आपके साथ अपने विवाह की अनुमति लूँ। शहजादी को फिरोज शाह की बातों में तथ्य तो मालूम हुआ, लेकिन उसने यह भी डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि फिरोज शाह अपने देश जाकर मुझे भूल जाए या किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाए। उसे अपने माता पिता ही का इतना अधिक हो जाए कि मेरे पास न आना चाहे। इसलिए उसने सोचा कि किसी प्रकार उसे कुछ दिन और अपने पास रखा जाए। हो सकता है इसका मुझसे इतना प्रेम बढ़ जाए कि जहाँ से जाने पर इसका मन ही न करे। यह सोचकर उसने यह कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ और ठहर जाएं। फिरोज शाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया। शहजादी ने फिरोज शाह के लिए अपने यहाँ निवास का आकर्षक और बढ़ा दिया। उसने तरह तरह के मनोरंजन, खेलों और तमाशों का प्रबंध किया। शहजादा रोज़ ही महल के समीप के जंगल में जाकर शिकार खेलता था। भांति भांति के संगीत आदि से उसका मन बहलाया जाता था और अपनी प्रेमिका शहजादी के सौंदर्य का आनंद तो उठाता ही था। इसलिए उसका मन वहाँ ऐसा रम गया कि 2 महीने तक घर की याद ही नहीं आई। लेकिन इसके बाद उसे अपने पिता का ध्यान आया और शहजादी से फारस जाने की बात कही। शहजादी यह सुनकर उदास हो गई। फिरोज शाह ने उसकी मनोदशा को समझा और कहा, सुनो शहजादी, यह जो तो अत्यंत अनुचित है कि मैं अपने माता पिता से हमेशा के लिए उनकी जानकारी के बगैर अलहदा हो जाऊं। लेकिन अगर तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं और सोचती हो कि मैं वापस नहीं आऊँगा तो तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें तुम्हारे पिता मेरे साथ चलने की अनुमति न देंगे। इसलिए रात को जब सभी नौकर और दास दासियां सो जाएं तो हम दोनों चुपचाप फारस की ओर रवाना हो जाएं। छत पर मेरा घोड़ा मौजूद ही है और अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं है। राजकुमारी को फिरोज शाह का वियोग असहाय था और वह भागने को तैयार हो गई। उस रात को दोनों छत पर गए। फिरोज शाह ने घोड़े का मुख फारस की ओर किया और शहजादी को ले उड़ा। फारस पहुंचकर उसने सीधे अपने महल में जाना ठीक नहीं समझा। वह राजधानी से कुछ दूर देहात में बने राजमहल में उतरा। वहां शहजादी को छोड़ा और खुद सिराज के अपने महल की ओर माँ बाप को अपने आगमन की सूचना देने के लिए चला। उसने शहजादी को आश्वासन दिया कि 2-1 दिन में ही मैं वापस आ जाऊंगा। उसने देहाती महल के प्रबंधकों को आज्ञा दी कि मेरे लिए एक घोड़ा लाओ। साथ ही उसने कहा कि मेरे पीछे शहजादी का पूरा ख्याल रखना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। शहजादा घोड़े पर सवार होकर गांव से सिराज की ओर चला तो मार्ग में लोग उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उसकी कुशलतापूर्वक वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। फिरोज शाह राजमहल में पहुंचा तो वहां हर्षोल्लास की लहर आ गई। बादशाह बहुत देर तक उसे गले लगाए रोता रहा। फिर उसने पूछा कि इतने दिन तुम कहाँ और किस तरह रहे। फिरोज शाह ने पूरी कहानी कही और शहजादी के सेवा सत्कार का वर्णन करने के बाद कहा, शहजादी मेरे साथ आई है और मैं उसे देहाती राजप्रसाद में छोड़ आया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। मुझे आशा है
कि आप मुझे उससे विवाह करने की अनुमति दे देंगे। यह कहने के बाद शहजादा फिरोज शाह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। बादशाह ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, बेटे, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हें बंगाल की राजकुमारी को ब्याहने की अनुमति देता हूँ। मैं खुद देहात के महल में जाऊँगा और स्वागत सत्कार के साथ शहजादी को राजधानी ले आऊँगा। इसके बाद यहाँ से राजमहल में विवाह की सारी रीतियाँ संपन्न की जाएंगी। इसके बाद बादशाह ने आज्ञा दी कि शहजादे अर्थात हर्ष शाहयादे अर्थात हर सूचक बाजे बजाए जाएं। मेरी सवारी देहात के महल में जाने के लिए तैयार रहे और शहजादी को सिरोज के महल में लाने के लिए शाही जुलूस की तैयारियां की जाएं। इसके साथ ही उसने बंदीगृह में पड़े हुए हिंदुस्तानी कारीगर को बुलाया और कहा, तेरे कारण मुझे इतने दिनों तक पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा है। मेरे बेटे को भी परेशानी उठानी पड़ी। जी तो चाहता है कि तुझे मरवा डालूं, लेकिन पुत्र की वापसी पर तुझे छोड़ने का वादा कर चुका हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। तू मेरे देहात के महल में अपना मनहूस घोड़ा लेकर फ़ौरन चला जा। हिंदुस्तानी कारीगर अच्छा कारीगर तो था ही, किंतु कुरूप और अधेड़ अवस्था का होने के साथ तबीयत का भी कमीना भी था। उसने बादशाह से निजतापूर्वक बदला लिया। शहजादी के बारे में उसे समाचार मिल चुका था। वह यह भी जानता था कि जुलूस का प्रबंध हो जाने पर बादशाह खुद बंगाल की शहजादी को ले आएगा। वह बादशाह की सवारी के चलने के पहले ही गांव पहुंच गया। देहाती राजमहल के प्रबंधक से उसने कहा, बादशाह ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुरंत ही राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाकर सिराज के महल में पहुंचाऊं। प्रबंधक ने उसकी बात का विश्वास कर लिया और राजकुमारी भी इस बात से खुश हुई कि जल्दी ही शहजादी फिरोज शाह के पास पहुंच जाऊंगी। वह तुरंत ही कपड़े ठीक ढंग से पहनकर राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गई। हिंदुस्तानी कारीगर ने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और उसके पीछे खुद बैठ गया और घोड़े को चलने वाली खूंटी मोड़ दी। घोड़े को आकाश में ले जाकर उसने पूर्व दिशा की ओर मोड़ दिया। बादशाह देहाती महल से बंगाल की शहजादी को लाने के लिए तैयार होने लगा। फिरोज शाह ने चाहा कि बादशाह के वहां जाने से पहले वहां जाकर शहजादी को बादशाह के आगमन की सूचना दे दे, इसलिए वह घोड़े पर बैठकर तेजी से देहात के राजमहल में पहुंचा। वहां प्रबंधक उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, सरकार, उस हिंदुस्तानी कारीगर ने आकर कहा था कि बादशाह ने उसे सिराज के महल में पहुंचाने की आज्ञा दी है। इस पर मैंने शहजादी को उसके साथ कर दिया और वह यंत्र वाले घोड़े पर बैठकर ले गया। यह सुनकर शहजादा फिरोज शाह को अवर्णनीय दुख हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रबंधक और भी घबराया। कुछ ही देर में बादशाह की सवारी भी आ गई। उसने प्रबंधक से सारा हाल सुना और बहुत खींचा, क्योंकि सारी प्रजा में मशहूर हो गया था कि बादशाह खुद शहजादी को जुलूस के साथ सिराज ले जाएगा। वह फिरोज शाह की बेहोशी की परवाह किए बगैर सिराज वापस चला गया। मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। यह कहानियाँ रहस्य, जादू और रोमांच से भरी हुई कहानियाँ हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।